गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सबसे पहले मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए मैं सार्थक परिवार की ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक मेजर माइलस्टोन को कवर किया है, पास किया है, और अब जिस मोड़ पर आप खड़े हैं निश्चय ही सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपके और आपकी सफलता के बीच बहुत ही कम दूरी शेष रह गई है, लेकिन एक नॉवेल में रेफर करना चाहूंगा, अगर मौका मिले तो इस बीच जरूर आप लोग पढ़ें। पाउलो कोएल्हो का उपन्यास है द अल्केमिस्ट, और उसका हिंदी में अनुवाद किया है विख्यात कथाकार कमलेश्वर ने। तो द अल्केमिस्ट उपन्यास में उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है, पाउलो कोएल्हो ने, कि जब हम सफलता के सबसे अधिक करीब होते, जब लक्ष्य के 99% तक हम दूरी तय कर लेते हैं और अब सफलता हमें मिलने ही वाली होती, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे समय में हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम कहीं ना कहीं सफल होते होते रह जाते। तो इसलिए बंधो, मैं कहूंगा कि आपकी तपस्या लक्ष्य की सिद्धि के करीब है और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। संयम और धैर्य, ऐसे समय में संयम और धैर्य, ये दो चीजें होंगी जो आपको सफलता के करीब पहुंचा सकती हैं और इनका अभाव आपको सफलता के से दूर ले जा सकता है। देखें, आज हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, 64th बीपीएससी का इंटरव्यू होने जा रहा। आप लोगों ने मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की है। आप में से कई लोग होंगे जो कंप्लीट फ्रेशर होंगे, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे, और आप में से कई लोग होंगे जो दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो जिनका पहली बार इंटरव्यू है उनकी समस्या अलग है, उनके सामने चुनौतियां अलग हैं, और जिनका तीसरी बार, चौथी बार इंटरव्यू है उनके सामने समस्याएं अलग हैं। पहली बार इंटरव्यू देने के अपने फायदे भी हैं और पहली बार इंटरव्यू देने के अपने घाटे भी हैं। ठीक उसी प्रकार, लेकिन ओवरऑल अगर मुझसे पूछें तो पहली बार इंटरव्यू देने के फायदे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि आप भी फ्रेश होते हैं और आपके फ्रेश होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर आपके सामने मौजूद होता, उसे पता होता कि यह बच्चा पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो उसका भी नजरिया आपके प्रति जो है थोड़ा सकारात्मक होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक अगर उसी के समानांतर आप देखें, जिनके जो दूसरी बार साक्षात्कार दे रहे, जो तीसरी बार साक्षात्कार दे रहे हैं, जो चौथी बार साक्षात्कार दे रहे हैं, तो अगर उनके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वे इस मायने में बढ़त की स्थिति में हैं, वे इस मायने में फायदे की स्थिति में हैं कि उनके पास मोटा मोटी यह आइडिया है कि हमें क्या करना है। इसका आइडिया उनके पास है, इसके लिए उन्हें बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस उनके सामने जो चुनौती है, अपने उस आइडिया को कैसे हम जमीनी धरातल पर उतारें, कैसे हम अपने उस आइडिया को इंप्लीमेंट करें। तो जो
एक दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस मामले में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल है। लेकिन एक मामले में अगर आप देखें तो उनके सामने भी चुनौती है, क्योंकि जब एक बार, दो बार, तीन बार आप इंटरव्यू देते और किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होने लगता। और कई बार अगर परीक्षा की प्रकृति की समझ नहीं है, रिजल्ट की प्रकृति की समझ नहीं है, तो आप उस रिजल्ट के प्रति इमोशनली रिएक्ट करके आप अपनी समस्या को कहीं न कहीं और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते। इसलिए पहला मैसेज मेरा फ्रेशर के लिए होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार अगर दे रहे हैं तो हर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के आप जा रहे हैं, और इसीलिए अपने एनर्जी लेवल को, अपने उत्साह के स्तर को बनाए रखें, अपने इंतजाम को बनाए रखें। और जो दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें मेरा क्लियर कट मैसेज है, अवॉइड बायसनेस। आपके जो भी पूर्वाग्रह हैं उस पूर्वाग्रह को आप पीछे छोड़ें और अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी हमने देखा कि 3 बजे नहीं कि धराधर इनबॉक्स में मैसेज आने लगा। कोई कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, कोई कह रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। अभी भी कई मैसेज आ रहे हैं जिनमें वो कह रहे हैं सर ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा यह सच है, लेकिन नहीं आने के पीछे रीजन क्या है? क्या नहीं आने के पीछे एकमात्र रीजन यह हो सकता कि हमारे एंड पर परेशानी आ रही हो? और अगर यह एकमात्र रीजन है तो वो परेशानी सबके साथ आनी चाहिए। अगर सबके साथ परेशानी नहीं आ रही, किसी 1, 2 या 3 के साथ परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि रुक करके एक बार सोचना चाहिए, हो सकता है यह परेशानी आपके एंड पर भी हो? देखिए, इसी ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत है इंटरव्यू में, इसी एनालिसिस की जरूरत है इंटरव्यू में, इसी सजगता की जरूरत है, अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस की जरूरत है इंटरव्यू में। और इस बात को आप समझने की कोशिश करें, इंटरव्यू की तैयारी की नहीं जाती है, इंटरव्यू की तैयारी की प्रक्रिया को सतत जिया जाता है, सतत जिया जाता है। और इसको सतत जीना तब संभव होगा जब आप एक बेहतर ऑब्जर्वर के रूप में सामने आवे। इसको सतत जीना तब संभव होगा जब आप निरपेक्ष दृष्टि से अपना मूल्यांकन खुद करने में सक्षम हो। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत निदा फाजली के एक शेर से करना चाहूंगा। निदा फाजली का एक शेर है कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। और कहीं ना कहीं देखें, इस इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में आप देखेंगे जितने मुंह उतनी बातें आपको सुनाई पड़ेगी, और आपको सुनना सबको है, आपको सुनना सबको है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। और करो अपने मन की का मतलब यह नहीं है कि हम सुने ही नहीं। करो अपने मन की का मतलब यह है कि आपकी जो इंटेलेक्ट कैपेसिटी है, आपकी जो सेंस करने की क्षमता है, आपकी जो सूझ है, आपकी जो समझ है,
उसके आधार पर आपको यह डिसाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके आधार पर आपको यह निर्णय लेना होगा कि इनमें से किन बातों को स्वीकार किया जाए, किन बातों को ओवरलुक किया जा सकता है। घटना 2001 की होगी। वो मेरा पहला इंटरव्यू था यूपीएससी में, और बोर्ड हमारा था पीसी होता सर का। काफी दुर्दांत बोर्ड हुआ करता था अपने समय में। तो संयोग से मेरा इंटरव्यू जो है वो सबसे लास्ट में था। मतलब 1 बजे हमारी एंट्री हुई थी, और इंटरव्यू देने के लिए करीब करीब 6:05 पर मैं गया था, और 6:48 पर वहां से मैं लौटा। अब अगर देखें तो इनिशियल क्या होता है, तो इनिशियल होता यह कि वहां पर हम लोग वेट कर रहे थे, हमें नहीं पता था किसका बोर्ड है, और संयोग से डिफरेंट टेबल थे। एक बोर्ड में 5 आदमी होते थे, तो 5 आदमी के लिए एक टेबल होता था, और ऐसे जितने बोर्ड थे उतने टेबल वहां पर लगे हुए थे। तो मेरे सामने वाले बोर्ड पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका वो तीसरा इंटरव्यू था, और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था यूपीपीएससी में। तो जैसे बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए प्यून आता है, तो जैसे उसने बतलाया कि सर आपका मदान सर के बोर्ड में है, तो जैसे उसने बताया कि मदान सर के बोर्ड में है, उसने सिर पीट लिया अपना। और उस सिर पीटने, क्योंकि मदान सर के बारे में उनके अपने पूर्वाग्रह थे, और ये केवल पूर्वाग्रह नहीं थे, मदान सर के साथ उनकी आत्मबीती भी थी, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से थे उस बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, और पिछले बार भी उनका मदान सर के बोर्ड में था, और उसके पहले वाले साल भी उनका मदान सर के बोर्ड में था। तो हमने यह देखा कि कहीं ना कहीं पिछले 2 बार के जो अनुभव उनके थे, कि पूरा का पूरा उनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड से जमकर के प्रश्न उठा करके पूछे गए, तो कहीं ना कहीं इस अनुभव ने उन्हें बैकफुट पर लाने का काम किया, और ऐसा लगा कि इंटरव्यू देने के लिए जाने के पहले वो आधी लड़ाई हार चुके हैं, उनका मनोबल टूट चुका है, उनका हौसला टूट चुका है। तो वहां से हमने एक चीज सीखी, वह यह, किसी भी बोर्ड को लेकर के किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह ना पालें। हर इंटरव्यू अपने आप में नया इंटरव्यू होता है। जैसे हम लोग भी मॉक लेते, तो भले आपके 3 मॉक लें, लेकिन हर मॉक हमारे लिए नया मॉक होता है, और हर मॉक में हमें आप एक नए रूप में देखेंगे। तो जब हम, एक होता है कि हम अपने बायसनेस के साथ वहां पर जाएं, और जब हम बायसनेस के साथ वहां पर जाते तो उसकी एक कीमत होती है, वो कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इसलिए बेस्ट वे है कि जब इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं तो हर प्रकार के बायसनेस से मुक्त होकर के जाएं। जब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है ओपन माइंड के साथ जाएं, और ओपन माइंड के साथ बंधु जाना तब संभव होगा जब आपका अपने ऊपर भरोसा हो। ओपन माइंड के साथ जाना तब होगा जब आपको यह भरोसा हो कि वहां पर जिस प्रकार के सिचुएशन आएंगे उस सिचुएशन को टैकल करने में हम सक्षम हैं। और इसलिए जो मेरा प्राइमरी सजेशन होगा, कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करें कि किस बोर्ड का मार्किंग पैटर्न कैसा है, किस बोर्ड से क्या प्रश्न पूछे जा रहे। अगर यह जानने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में आपका फ्री माइंड के साथ वहां पर जाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में पहली समस्या जो उभर करके आएगी वह यह
कि आपके अपने बायसनेस डेवलप करेंगे और उसी बायस नजरिए के साथ बोर्ड को आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात अगर कहूं तो दूसरी समस्या यहां पर यह आएगी कि जब आप लगातार इस बात की जानकारियां लेना शुरू करते कि फलाना आज ये पूछा जा रहा, आज ये पूछा जा रहा, आज ये पूछा जा रहा, तो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो पूछा जा रहा है उसके पीछे हम लगातार भागेंगे। और जब जो पूछा जा रहा है उसके पीछे हम लगातार भागेंगे, प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर लें, क्योंकि कैमरा में आपका मूवमेंट जो होता है वो लगातार डिस्टर्ब करने का काम करता है। इसलिए पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अपने कैमरा को ऑफ कर लें। तो जब हम ये जानने की कोशिश करते तो व्यवस्थित तरीके से तैयारी संभव नहीं हो पाती। हम कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के पीछे भागना शुरू करते हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो कोई जरूरी नहीं है आज जो प्रश्न पूछा गया वो कल पूछा जाएगा, वो परसों पूछा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पेशेंस, ओपन माइंड के साथ वहां पर जाएं। कोई जरूरत नहीं है कोई इंटरव्यू देकर के आ रहा है तो हम उससे ये पूछे क्या पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन वो बतलाता है, 8 आप जानते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2 प्रश्न आप नहीं जानते हैं, वह आपको प्रेशर में लाएगा, और जब वह प्रेशर में लाएगा तो आपके परफॉर्मेंस वहां पर प्रभावित होंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता बोर्ड के कंटेक्स्ट में, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता, हर बोर्ड का नेचर और टेम्परामेंट अलग अलग होता है। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली पेश आते हैं और उनका मार्किंग काफी लिबरल होता है। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो लिबरल होते हैं लेकिन उनका मार्किंग जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए हमने कहा कि बोर्ड को लेकर के किसी प्रकार का परसेप्शन या मिसपरसेप्शन नहीं पालें, वो आपके बस में नहीं है, लेकिन यह आपके बस में है कि आप ओपन माइंड के साथ वहां पर जाएं, अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दें। नंबर 1। नंबर 2, नेचर ऑफ इंटरव्यू। आप देखें यूपीएससी भी इंटरव्यू लेती है, बीपीएससी भी इंटरव्यू लेता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यू लिया जाता और जो इंटरव्यू बीपीएससी, यूपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम में लिए जाते, क्या दोनों की प्रकृति में अंतर है, दोनों के रिक्वायरमेंट में अंतर है? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक ही इंटरेस्ट होता, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप साक्षात्कार देते हैं तो आपका इवैल्यूएशन इसी के कंटेक्स्ट में होता कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में आप कहां तक हेल्पफुल हो सकते हैं, कोई दूसरा नजरिया वहां पर नहीं होता। जबकि जब आप यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर्पस नहीं होता। वहां पर आपको जो देखा जा रहा है वह यह कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्राइम मोटिव है, और एडमिनिस्ट्रेशन के प्राइम मोटिव को अगर आप देखें तो वह प्राइम मोटिव है कि लॉ मतलब जो पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हुए कैसे समाज पर के हाशिए पर का जो समूह है उसके वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को इस प्रकार यूटिलाइज किया जाए ताकि बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और वेलफेयर के बेनिफिशियरीज अधिक से अधिक हों। मतलब यह कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या अदर पीसीएस एग्जाम हो, अगर उसके इंटरव्यू में आप जाकर के देखें
तो कहीं ना कहीं आपके भीतर सेंसिटिविटी को तलाशा जाता है। आप कितने संवेदनशील हैं इसकी परख उस इंटरव्यू में की जाती है। और कहीं ना कहीं वह सेंसिटिविटी कहां तक सोशल डायमेंशन तक जाती है। आपकी सामाजिक संवेदनशीलता की परख की जाती है, आपके सोशल कमिटमेंट को देखा जाता है, आपके अंदर सर्व करने का भाव, सेवा करने के भाव की वहां पर तलाश की जाती है। और इसलिए मैंने कहा दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। हां, यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम के नेचर की बात करूं तो जहां नॉर्मली देखा जाए तो यूपीएससी का इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता, जहां यूपीएससी के इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। वहां आपका कंसेप्ट, वहां आपका अंडरस्टैंडिंग, वहां आपका विजन, वहां आपका कम्युनिकेशन स्किल, वहां पर आपकी ऑनेस्टी, वहां पर आपकी इंटीग्रिटी, वहां पर आपकी टीम स्पिरिट, वहां पर आपकी सेंसिटिविटी, वहां पर प्रेशर को टैकल करने की आपकी कैपेसिटी, वहां पर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहां पर आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, वहां पर आपके डेडिकेशन, वहां पर आपके कमिटमेंट, वहां पर आपकी हार्ड वर्किंग कैपेसिटी, इन सब की डिफरेंट तरीके से परख की जाती है। स्टेट पीसीएस में कई बार आप देखें तो थोड़ा सा इंटरव्यू का नेचर अलग होता। स्टेट पीसीएस में आप अगर देखें तो कई बार प्रश्न जो पूछे जाते हैं कई बार वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। बड़ी आसानी से आप यह आइडेंटिफाई कर सकते कि किस प्रकार के प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है। और मैं कहूंगा दो बातें इसके कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा कि स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू का नेचर भी जो है वह लगातार बदल रहा है। स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू का नेचर जो है वह स्थिर नहीं है। अब अगर देखें स्टेट पीसीएस में भी जो कई बोर्ड हैं उन बोर्डों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो नॉलेज टेस्ट के फॉर्म में नहीं पूछे जा रहे, वो अंडरस्टैंडिंग, आपके विजन, आपके विजुअलाइजेशन, आपके एप्लीकेशन, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये चेंजेज रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूपी में भी ये चेंजेज रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ते, बिहार में भी ये चेंजेज रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ते। मतलब यह कि स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू का नेचर भी और उस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर में भी निरंतर बदलाव आ रहा है। और निरंतर बदलाव की यह प्रक्रिया जो है वह जारी है, जिसके कारण आप देखें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू के बीच का गैप जो है पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार कम होता चला गया। तो एक तो यह बात हुई। दूसरी बात जो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, एक निदा फाजली का ही शेर है कि हम गमजदा हैं गाएं कहां से खुशी के गीत, हम गमजदा हैं गाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो इस दुनिया से पाएंगे हम। आप अगर देखें आज सेकेंड सेशन जो शाम में हमारा होगा 7:30 से, उस सेशन में बायोडाटा एनालिसिस पर हमारी आपके साथ चर्चा होनी है, विस्तार से चर्चा होनी है। एक जनरल आउटलुक दे दूंगा बायोडाटा का, और फिर 1-to-1 बायोडाटा एनालिसिस का काम कल से हम शुरू करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। 1-to-1 बायोडाटा एनालिसिस जो है दैट इज ए टाइम टेकिंग वर्क, उसमें समय लगेगा, और चूंकि उसमें समय लगेगा तो इसलिए अगर आप देखें तो आपकी तैयारी की प्रक्रिया अवरुद्ध ना हो, तो इसके कारण एक जनरल सेशन लेने की आवश्यकता है। नेचर ऑफ बायोडाटा पर यहां बात मैं करना चाहता। स्टेट पीसीएस में
जो बायोडाटा उनके पास उपलब्ध होते बोर्ड मेंबर के पास, अगर आप गौर करें तो उस बायोडाटा को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता। एक मैं कहता हूं अचीवर्स बायोडाटा, जिन्होंने जिंदगी में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कुछ किया है, उनका बायोडाटा। और दूसरा नन अचीवर्स बायोडाटा, मतलब ऐसा बायोडाटा जिसमें अचीवमेंट के नाम पर ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा कुछ नहीं है। ये दो प्रकार के बायोडाटा को कैटेगराइज मैं करता। और एक तीसरे प्रकार का बायोडाटा है जो इनके बीच है, मतलब कुछ अचीव भी किया, नहीं भी किया, या अचीव किया नहीं किया, वो एक अचीवमेंट का एहसास देता है। अब सवाल यह उठता है कि आपका इंटरव्यू जो चलना है उसी बायोडाटा को ध्यान में रख करके आपका इंटरव्यू आगे बढ़ाया जाना है। अगर अचीवर्स का बायोडाटा है, अगर अचीवर्स का बायोडाटा है, तो अचीवर्स का बायोडाटा जो है वह बोर्ड मेंबर को अट्रैक्ट करता है। वह उनको प्रश्न, डिफरेंट जगहों से प्रश्न पूछने के लिए उत्प्रेरित करता है, और एरिया की वैरायटी वहां पर अचीवर्स बायोडाटा में मौजूद होती जहां उनसे प्रश्न पूछे जा सकते। लेकिन जो बायोडाटा नन अचीवर्स का होता है, तो नन अचीवर्स के बायोडाटा में अगर आप जाकर के देखें तो मिला जुला के पास उनके पास वही लिमिटेड स्कोप होते कि वो आपके एकेडमिक से उठा करके प्रश्न पूछेंगे, या आपके लेकर के चले ऑप्शनल से उठा करके प्रश्न पूछेंगे, या आपके हॉबी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हॉबी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी हाथ खड़े कर देंगे, और मजबूरन उनके लिए जो है आपके बायोडाटा से बाहर निकल करके करेंट की ओर मूव करना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो अचीवर्स के बायोडाटा और नन अचीवर्स के बायोडाटा के फर्क को समझें। अगर आप उनको अपने बायोडाटा में तक रोकने में सफल रहेंगे, अगर आप अपने बायोडाटा में इन्वॉल्व करने में सफल रहते, तो शायद आपके बायोडाटा के बाहर इंटरव्यू के जाने की नौबत पैदा नहीं होगी। लेकिन यहां पर समस्या क्या आती है कि सर बीएड मैंने किया है, दिखाया नहीं है, भर दूं क्या? लेकिन भरूंगा तो फिर प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और प्रश्न पूछे जाएंगे तो परेशानियां हो सकती हैं, तो ज्यादा बेहतर है नहीं। मतलब आप भरना भी चाहते और आप ये भी चाहते हैं कि प्रश्न हमसे ना पूछे जाए। भाई, जब आपकी यही इच्छा है कि प्रश्न नहीं पूछे जाए, और जब आप यही चाहते हैं कि उस एरिया से प्रश्न नहीं पूछे जाएं जहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर आपका इंटरव्यू उस डायरेक्शन में मूव करेगा जो डायरेक्शन अनप्रिडिक्टेबल है। और जब आपका इंटरव्यू जो है अनप्रिडिक्टेबल डायमेंशन में मूव करेगा, तो विश्वास करें वैसी स्थिति में आपकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के इंटरव्यू के नेचर में अंतर है, तो उस नेचर के डिफरेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो यूपीएससी के सामने बायोडाटा मौजूद होता और एवरेज की बात कर रहा, और जो स्टेट पीसीएस के बोर्ड के सामने बायोडाटा मौजूद होता, दोनों की एवरेज क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। उस फर्क को समझने की कोशिश करें। इसलिए तीसरी चीज जो कहना चाहूंगा, देखें इंटरव्यू का मोमेंटम होता है। कई बार आप देखेंगे जो बोर्ड जस्ट पहले वाले छात्र का इंटरव्यू, जिस बोर्ड ने पूरी तरह से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर आधारित, विजन और विजुअलाइजेशन पर आधारित इंटरव्यू लिया है, वही बोर्ड अगला इंटरव्यू जो लेती है वो इंटरव्यू पूरी तरह से फैक्चुअल नेचर का हो जाता है। वो इंटरव्यू पूरी तरह से फैक्चुअल नेचर का हो जाता है।
तो इसलिए बोर्ड के बारे में एक दो सैंपल के आधार पर कभी प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वह यह रखना चाहूंगा कि जो प्रश्न वहां पर आपको पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति जो है वह निरंतर बदल रही है। और अगर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति निरंतर बदल रही है, क्योंकि हो सकता है आज जो इशू चर्चा में हो वो कल चर्चा में नहीं रहेंगे, जो कल चर्चा में रहेंगे परसों चर्चा में नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, और हम अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हुए वहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, ओपन माइंड के साथ बढ़ें, और जिस तरह के प्रश्न आएंगे उस तरीके से वहां पर हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। क्लियर? अब साक्षात्कार के दूसरे पहलू की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यह बात ध्यान रखेंगे, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, फैक्चुअल कंटेक्स्ट में आपका नॉलेज जो है प्रारंभिक परीक्षा में जांचा जा चुका है, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में आपके नॉलेज की जांच मेंस एग्जाम के समय हो चुकी है। तो कम से कम यह जो तीसरा स्टेज है, इंटरव्यू का स्टेज, इसमें आपके नॉलेज का टेस्ट तो नहीं होने जा रहा। यहां टेस्ट किसका होने जा रहा है? तो यहां पर टेस्ट होने जा रहा है आपकी पर्सनालिटी का। आपकी पर्सनालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं, एक। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी को प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के अनुरूप ढाला जा सकता है या नहीं ढाला जा सकता। इन्हीं दो कंटेक्स्ट में वो आपका साक्षात्कार लेते हुए दिखाई पड़ते। और इसलिए बंधु, मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक दबाव अपने ऊपर सृजित मत करें। मैं लगातार जो भी बच्चे मेरे संपर्क में आते, क्योंकि देखिए कैरियर का अगर फैसला होने वाला है ना, तो कैरियर के इस अहम मोड़ पर दबाव तो होंगे ही होंगे। दबाव ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। आपकी जगह मैं भी रहूं तब भी दबाव होंगे। तो महत्वपूर्ण दबाव का रहना नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को हम मैनेज कर पाने की स्थिति में हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह, अगर प्रेशर को हम मैनेज कर पाने की स्थिति में होंगे तो प्रेशर को मैनेज करते हुए हम परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे, और अगर प्रेशर को हम मैनेज करने की स्थिति में नहीं होंगे तो वैसी स्थिति में वह प्रेशर हम पर हावी होगा, और जब प्रेशर हम पर हावी होगा तो वैसी स्थिति में कोलैप्स की संभावना बढ़ती चली जाएगी। हम वहां पर अंडर परफॉर्मर के रूप में सामने आएंगे। और इसलिए इंटरव्यू के संदर्भ में देखें कि इंटरव्यू जो है वह नॉलेज टेस्ट नहीं, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। और जितना दबाव मुक्त रहेंगे, आपके लिए अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करना, आपके लिए आप अपने प्रश्नों को मैनेज, उन प्रश्नों को मैनेज करना, आपके लिए प्रेशर को मैनेज कर पाना अपेक्षाकृत उतना ही आसान होगा। देखिए, साक्षात्कार कुछ नहीं है, अनावश्यक दबाव लेने की जरूरत नहीं। साक्षात्कार जो है एक सामान्य बातचीत है। मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंटरव्यू इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस दो चीजें हैं जो साक्षात्कार को सामान्य बातचीत से अलगाने का काम करती है। एक है, यह सामान्य बातचीत है लेकिन इस बातचीत का एक पर्पस है।
अर्थात हम यह कह लें यह पर्पसफुल बातचीत है, एक निश्चित उद्देश्य से यह इस बातचीत को अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो सामान्य बातचीत अगर होती है तो सामान्य बातचीत में अनौपचारिक होने की गुंजाइश होती, लेकिन इस बातचीत में साक्षात्कार में अनौपचारिक होने की गुंजाइश नहीं होती। साक्षात्कार में आपको औपचारिकता का निर्वाह करना होता है। तो दो सामान्य बातचीत से इसकी भिन्नता दो संदर्भों में है। एक पहला संदर्भ जो है यह पर्पसफुल बातचीत है और दूसरी भिन्नता जो है यह औपचारिक बातचीत है। इन दो बातों को हमेशा ख्याल रखना। अगर यह औपचारिक बातचीत है तो उस स्थिति में साक्षात्कार के शुरू होने से लेकर साक्षात्कार के अंत तक आपको उस औपचारिकता का निर्वाह करना चाहिए। आपको अंत तक फॉर्मल बने रहना चाहिए। आपको अंत तक कर्टसियस बने रहना चाहिए। बी फॉर्मल, बी कर्टसियस। हो सकता है बोर्ड मेंबर कुछ मोमेंट ऐसे आए आपके इंटरव्यू के क्रम में जहां पर वो इनफॉर्मल हों, अनौपचारिक हों। उन्हें अनौपचारिक होने की छूट है, आपको अनौपचारिक होने की छूट नहीं। क्योंकि अगर वो आपके साथ अनौपचारिक हो रहे हैं तो उनके अनौपचारिक होने के पीछे एक पर्पस है, कुछ भी पर्पस हो सकता। उनके अनौपचारिक होने के पीछे एक पर्पस यह हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि आप दबाव में हैं, तो वो थोड़ा सा अनौपचारिक माहौल सृजित करके आप पर दबाव को कम करना चाहते। एक यह पर्पस हो सकता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से ये जानते। देखें, एक सीडीएस जो होता है, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम जो होता मिलिट्री का, तो सीडीएस में एसएसबी होता है रिटन क्वालिफाई करने के बाद, और सिविल सर्विसेज में भी रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन दोनों के नेचर में अंतर है। मिलिट्री में सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको रिजेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। शुरू से लेकर अंत तक आपको कीनली वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई होती है आपकी पर्सनालिटी में जो सर्विस रिक्वायरमेंट से कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो, आपको वहीं पर सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए उसको रिजेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन यह रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है। यह जो पूरा का पूरा इंटरव्यू है यह सिलेक्शन प्रोसेस है, और यह पूरा का पूरा इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका मतलब यह कि वो कीनली लगातार ऑब्जर्व करते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट को वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिस इन्वायरमेंट में आप सहज महसूस कर सकें, आप स्वाभाविक महसूस कर सकें, और जिस इन्वायरमेंट में आप अपना बेस्ट दे पाने की स्थिति में हो। कई बार आप जैसे जाएंगे ना, तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार जब दबाव हावी होता तो जुबान लड़खड़ाती है, चेहरे पर पसीना आने लगता है, होठ कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते। तो कई बार वो पूछते हैं प्रेशर में है क्या? तो आप कहते हैं जी नहीं सर, प्रेशर में नहीं हूं। वो पूछ रहे हैं प्रेशर में है क्या, तो आप कह रहे हैं जी नहीं सर, प्रेशर में नहीं हूं। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता? अरे ये बात पूछ करके वो आपको प्रेशर से बाहर निकालना चाह रहे हैं, और अगर वो आपको प्रेशर से बाहर निकालना चाह रहे तो उसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आपको प्रेशर से बाहर निकलने में उनकी मदद करनी चाहिए? अगर वो पूछ रहे हैं कि प्रेशर में है तो वहां पर जो स्वाभाविक जवाब होना चाहिए सर था कि जी सर, थोड़ा बहुत तो प्रेशर स्वाभाविक है। तो जब आप कहेंगे कि थोड़ा बहुत
प्रेशर स्वाभाविक है। तो यह केवल सामान्य बातचीत नहीं है, वहां पर आपकी ऑनेस्टी भी सामने आ रही है। वहां पर अगर आप कहें कि प्रेशर में नहीं है, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश में होंगे कि ना, ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सहज भाव से जब हम स्वीकार कर लेते कि हां थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो उस स्थिति में उस प्रेशर को हैंडल करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। उस स्थिति में वो हमें थोड़ा सा ईज करने की कोशिश करते ताकि उस प्रेशर से हम बाहर निकल सके। दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो कई बार बोर्ड मेंबर इनफॉर्मल होते हैं, और कई बार बोर्ड मेंबर इनफॉर्मल होते हैं तो उनके इनफॉर्मल होने का वहां पर पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं जो है वे आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना चाहते हैं जहां पर आपकी नेचुरलिटी सामने आ सके। जैसे आप इनफॉर्मल होंगे वैसे ही आपसे गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी, और जैसे गलतियों की संभावना बढ़ेगी आप समझ जाएं कि उसके बाद आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए हमने कहा कि बोर्ड अगर इनफॉर्मल भी होते हैं तो बोर्ड के साथ आपको इनफॉर्मल नहीं होना है, आपको फॉर्मल बने रहना है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, दूसरी चीज यह कहना चाहूंगा कि कई बार आप देखेंगे जब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे होते तो 5 आदमी होते हैं, एक प्रश्न पूछ रहे, 4 आदमी वॉच कर रहे, मॉनिटर कर रहे। कई बार आप देखेंगे तो आप जब फंसते हुए दिखाई पड़ते तो सामने वाला क्लू आपको देता है, एक हिंट देता है ताकि आप आंसर तक पहुंच सकें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप या तो उस हिंट को पिक नहीं करते, वो जो आपको एक तरह से जीवन दान दिया गया उस जीवन दान को आप जाया हो जाने देते, बर्बाद हो जाने देते। या कई बार ऐसे भी सिचुएशन उत्पन्न होते हैं कि हिंट तो आपने ले लिया लेकिन वहां पूरी एहसान फरामोशी के साथ सामने आते। गलती से भी आप इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस करते कि अगर किसी ने संकट की घड़ी में आपकी मदद की तो आप उनको एक थैंक्स दे सके। इसका मतलब यह है कि आप कटसियस नहीं हैं, आप कटसियस नहीं हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि आप कटसियस हो। आवश्यकता कटसियस होने की है, कटसी वहां शो होनी चाहिए। अब अगर आगे बढ़ूं यहां से तो अगला डायमेंशन आऊंगा कि पर्सनालिटी जो होती है वो पर्सनालिटी 3 तरीके की होती है। एक जो पर्सनालिटी होती है जिसको आप इंट्रोवर्ट कहते हैं, जिसको आप अंतर्मुखी कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है वो पर्सनालिटी बहिर्मुखी होती है, जिसको आप एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है उसकी स्थिति इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच वाली स्थिति होती है। और ये चीज ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करना है पूरे इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, और कैसे कि उस आधे घंटे के दौरान या 20 मिनट के दौरान या 25 मिनट के दौरान अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करते हुए हमारी पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे व्यक्तित्व के जो सकारात्मक पहलू हैं, कैसे उन सकारात्मक पहलुओं को बोर्ड के सामने लाया जाए और हमारे व्यक्तित्व के जो नकारात्मक पहलू हैं कैसे उन नकारात्मक पहलुओं को सामने आने से रोका जा सके। बार बार मैं कह रहा
बार बार मैं कह रहा, यह बातचीत, इस बातचीत की दो खासियत है। एक खासियत यह है कि यह बातचीत औपचारिक, इस बातचीत का स्वरूप औपचारिक है। और इस बातचीत की दूसरी खासियत है, इस बातचीत का एक पर्पस है, और बातचीत के इस पर्पस तक जो पहुंचने की कोशिश हो रही है, बातचीत के इस पर्पस तक जो बोर्ड मेंबर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वो पहुंचने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ये प्रश्न है और उस प्रश्न के आपके द्वारा दिए गए उत्तर हैं, जिन उत्तरों के माध्यम से इस बातचीत को आगे भी बढ़ाया जाएगा और आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को जज भी किया जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर आप खराद पर चढ़े हुए हैं। वहां पर एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की स्थिति होती है बोर्ड और साक्षात्कार देने वाले के बीच। आपको उनके प्रश्नों के जरिए समझना है कि वो आपसे क्या सुनना चाह रहे हैं। ये आपको उनके प्रश्नों के जरिए उनको समझने की कोशिश करनी है, और वो आपको आपके उत्तर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस फर्क को समझे। यह उत्तर के जरिए आपको समझने की कोशिश ही है कि कई बार वे प्रश्न पर काउंटर क्वेश्चन लेकर के आते, और कई बार आप देखेंगे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी वहां पर होती है। उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के जरिए आपके सामने जो उपलब्ध विकल्प हैं, उन उपलब्ध विकल्पों को सीमित करने की कोशिश की जाती। और जब उन उपलब्ध विकल्पों को सीमित करने की कोशिश की जाती, जैसे मैं फिर रेफर करना चाहूंगा, एक सिचुएशन दूंगा जिस सिचुएशन को आपको रिस्पॉन्ड करना है। और अक्सर देखेंगे कि इंटरव्यू के क्रम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। दो 2003 में टीके बनर्जी सर का बोर्ड था। उसने डॉरी पर मुझसे प्रश्न उन्होंने पूछना शुरू किया। विभा पार्थसारथी जी थे, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के प्रेसिडेंटशिप से जस्ट रिटायर की थी। तो विभा पार्थसारथी जी ने ही डॉरी के मसले पर मुझसे इंटरेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि बिहार हो यूपी हो, पूरा का पूरा माइंडसेट जो है फ्यूडल माइंडसेट है। इसी फ्यूडल माइंडसेट के कारण आप देखेंगे यहां से लोग जो हैं, अधिक से अधिक लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। तो लास्ट तक जो सिचुएशन बनता है कि मैं इस बात पर फर्म था कि नहीं, डॉरी लेना ही नहीं है, और वो लगातार एक ऐसे सिचुएशन की ओर हमें ले जा रहे थे जहां पर नहीं लेने के विकल्प नहीं होते। मतलब एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ मेरे फादर खड़े। मैं उनको कन्विंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे फादर मानने के लिए तैयार नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे। ऐसे सिचुएशन अब भी आते हैं, और ऐसे सिचुएशन अब भी आ सकते हैं। इस चीज को समझिए। तो कल मेरे पास एक फोन आया एक बच्ची का, तो उसने मुझसे पूछा कि सर इसका क्या जवाब देना चाहिए था, इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। हमने कहा कि आज अगर मुझसे पूछो, कल अगर उस समय पूछो, अब जब एनालाइज करता हूं खुद को, तो खुद को एनालाइज करते हुए लगता है कि शायद उस समय जब मैं इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो जो रिस्पॉन्स इस प्रश्न पर मेरा था और जो पूरी की पूरी मेरी पर्सनालिटी 20-25 मिनट की बातचीत में उभर करके सामने आई, दोनों कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी थे। एक और इमोशनल और सेंसिटिव में नजर आ रहा था, और दूसरी ओर जो है, मतलब इस मसले पर पिताजी के इमोशन के आगे झुकने के लिए मैं तैयार नहीं था। इस कंट्राडिक्शन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इसीलिए लगातार उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग जारी रखी, और लास्ट तक लगा कि वो हमारी बातों से कन्विंस नहीं है।
राम पुकार जी, मतलब कम से कम ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की सैंक्टिटी को बनाए रखें। मतलब आप लोग, मतलब कई बार आश्चर्य लगता है, इतना बेसिक सेंस तो आप लोगों में होना चाहिए कि यहां पर कितने लोग मौजूद हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और लगता है बॉलीवुड से आकर के सारा अंग प्रदर्शन यहीं पर आकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कीजिएगा। दैट इज इंटॉलरेबल। और मॉडरेटर के रूप में जो लोग भी हैं, ऐसे जो भी हैं, उनको इमीडिएट बाहर कीजिए, ब्लॉक कीजिए ऐसे लोगों को। आप ही में से कुछ लोग जो है जाकर के किसी जिले में डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आप ही में से कुछ लोग जो है डिप्टी एसपी बनेंगे, और यही अपेक्षा आपसे की जाती है। मतलब कम से कम आप लोगों को रुक करके ये बात तो सोचनी चाहिए कि 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद इंटरव्यू है, तो कम से कम उस इंटरव्यू के जो है, मतलब इंटरव्यू की आवश्यकता के अनुरूप एक औपचारिक जीवन शैली को हम अपनावें। और अगर वही रहना है तो आप अपना कैमरा ऑफ करके रखिए ना। मतलब हद है। तो मैं ये कह रहा था, इसके कंटेक्स्ट में मैं ये कह रहा था कि अगर, क्या चर्चा चल रही थी, एक बार कोई रिकॉल करवाएंगे क्या? हाँ, तो मैंने कहा कि अब अगर कोई मुझसे पूछता, और अब अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना होता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं यार दिल से मत लड़ो, ठीक है, क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए ना दिल से लड़ करके लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई जीतने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है इमोशन कंट्रोल्ड बाय माइंड। इमोशन कंट्रोल्ड बाय माइंड। अगर दिल दिमाग से नियंत्रित है तो जहां पर दिल की जरूरत होगी वहां दिल से काम लेंगे, जहां पर दिमाग की जरूरत होगी वहां पर दिमाग से काम लेंगे। नहीं तो आज अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन आता तो आज के डेट में मैं कहता हूं कि थोड़ा मॉडर्न बन जाइए और थोड़ा सा जो है पारंपरिक बन जाइए। हिंदी मूवी में, अब वो नई वाली मूवी में तो ये सुख नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी जो हिंदी मूवी होती थी उसमें देखते थे कि बच्चा के पैदा होने के पहले माँ बाप दोनों दोस्त हैं, दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम में से जिसको बेटा होगा जिसको बेटी होगी दोनों का रिश्ता पक्का है। नहीं, थोड़ा सा इस इनपुट को लें और थोड़ा सा मॉडर्न इनपुट को लें कि सर ऑलरेडी जो है मैं इंगेज हूं और इसकी जानकारी दोनों के परिवार वालों को है और हमारे परिवार वाले शादी के लिए राजी हैं। दैट्स ऑल। यहां से भी तो बचा जा सकता है। तो थोड़ा सा इमोशनल टर्न देकर के प्रश्न को, मतलब प्रेशर को आप आसानी से कम कर सकते, या थोड़ा सा पिताजी को ही ब्रॉड माइंडेड बना दें, भले वो ब्रॉड माइंडेड हो या ना हो, बट ये चीज सोचें जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए कन्विंसिंग होना चाहिए, और वो आपके लिए जब कन्विंसिंग होगा तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहेगा। और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना है। बार बार मैं कहता हूं, आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, टाई लगाएं, टाई नहीं लगाएं, ब्लेजर पहने, ब्लेजर नहीं पहने, सूट पहने कि साड़ी पहने या कुछ और पहने। मैं एक ही चीज कहता हूं
बस इस बात को ध्यान रखें कि यहां पर आपका औपचारिक अपीयरेंस होने जा रहा है, और यहां पर औपचारिक अपीयरेंस है, इसलिए आपका जो अटायर होना चाहिए, आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए, वो पूरी तरह से औपचारिक होना चाहिए। और अपीयरेंस के औपचारिक होने के लिए टाई लगाना जरूरी नहीं है। अपीयरेंस के औपचारिक होने के लिए ब्लेजर पहनना जरूरी नहीं है, कोट पहनना जरूरी नहीं, साड़ी पहनना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें, अपीयरेंस आपका फॉर्मल हो, और दूसरा जिस अपीयरेंस में, जिस अटायर में आप कंफर्ट फील करते हो, दोनों बातें ध्यान रखें। अगर किन्हीं को साड़ी में दिक्कत नहीं है, साड़ी में कंफर्टेबल है, साड़ी पहने। अगर साड़ी में कंफर्ट फील नहीं होता, सूट पहने, सूट में भी कोई दिक्कत नहीं है। हां, वो सोबर होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, वो सोबर होना चाहिए, लाइट शेडेड होना चाहिए, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी पर वो सूट करना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरे इंटरव्यू के क्रम में संकट में फंसेंगे ना, तो संकट में फंसने की स्थिति में दो चीजें आपको संकट से बाहर निकालती, एक है प्रेजेंस ऑफ माइंड और दूसरा है सेंस ऑफ ह्यूमर। प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर। और प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर, ये दोनों तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप बोर्ड के सामने सहज और स्वाभाविक ना महसूस करें। बोर्ड के सामने सहज और स्वाभाविक महसूस करना जरूरी है, और हर बोर्ड की यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन आपको उस नेचुरल स्टेज में लाने की कोशिश करते, आपके लिए एक सहज और स्वाभाविक माहौल को सृजित करने की कोशिश करते। अगर आप सहज और स्वाभाविक हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करेगा। उसी 2001 वाले बैच में संयोग से जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उसी दिन कृष्णकांत पाठक जी का भी इंटरव्यू था, जो कुछ समय पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी थे। तो कृष्णकांत पाठक जी का ऑप्शनल जो है एक फिलॉसफी था, और दूसरा ऑप्शनल उनका संस्कृत था। और 2001 वाले बैच में देखें तो कृष्णकांत पाठक जी का जो ऑल इंडिया रैंक था वो 15 था, 15वीं रैंक थी। तो कृष्णकांत पाठक जी से पूछा गया कि कृष्णकांत जी, यह बतलाइए कि संस्कृत एक जीवित भाषा है या संस्कृत एक मृत भाषा है। देखिए कितना सुंदर जवाब है। संस्कृत एक जीवित भाषा है या संस्कृत एक मृत भाषा है। और कम से कम मेरे शिष्यों में यूपीएससी के इंटरव्यू में 7 से 8 लोगों को यह प्रश्न उसके बाद पूछे गए। तो कृष्णकांत ने जवाब दिया कि सर, संस्कृत ना तो जीवित भाषा है और ना ही संस्कृत मृत भाषा है। तो जो जवाब उन्होंने दिया तो हतप्रभ रह गए बोर्ड मेंबर। तो बोर्ड मेंबर ने पूछा ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का जवाब देते हुए कृष्णकांत कहते कि सर, संस्कृत का जो समृद्ध साहित्य है, संस्कृत का जो समृद्ध साहित्य है, वह उसे कभी मरने नहीं देगा, और संस्कृत का जो जटिल व्याकरण है, वह जटिल व्याकरण उसे कभी जीने नहीं देगा। और उस साल उन्हें इंटरव्यू में आउट ऑफ 300 215 मार्क्स थे, 215 अंक थे कृष्णकांत को। तो अगर आप यहां पर देखें तो प्रश्न जितना मौलिक है, उत्तर में उतनी ही मौलिकता है। और उत्तर की यह मौलिकता जो है, वह कहीं न कहीं, उत्तर की यह मौलिकता कहीं न कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण संभव हो सके।
उसी तरह अगर आप देखें, हमारे एक मित्र हैं जो तमिलनाडु में डीआईजी 2003 बैच के आईपीएस हैं, प्रदीप कुमार। तो प्रदीप का इब्राहिम सर का बोर्ड था, माता प्रसाद सर का बोर्ड था। तो माता प्रसाद सर ने प्रदीप से पूछा, और उस समय वीरप्पन की समस्या बड़ी गहन थी, और विजय कुमार के नेतृत्व, कैप्टन विजय कुमार के नेतृत्व में वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक पूरी की पूरी टीम छोड़ करके रखी गई थी। तो एक सिचुएशन प्रदीप को दिया गया कि प्रदीप जी, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन के बाद वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो मतलब आपको वीरप्पन को पकड़ना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो प्रदीप ने जवाब दिया कि सर, पहले सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे सेलेक्ट किया है, और फिर मैं कहना चाहूंगा कि सर, ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे या तो तमिलनाडु कैडर मिले या कर्नाटका कैडर मिले। और फिर उसने अपनी बात रखने की कोशिश की कि बेसिकली सबसे अधिक जरूरत है तमिलनाडु और जो आपको कर्नाटका पुलिस है, उनके बीच अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऐसी स्थिति में वीरप्पन को पकड़ पाना संभव होगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए, उस एग्जाम्पल के जरिए जस्ट मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपनी नेचुरलिटी को बनाए नहीं रखते, तब तक आपके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर, इन दोनों का परिचय दे पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अब मैं आना चाहता एक लगातार आप लोगों से बात हो रही है। देखिए, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू डे की एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, और यह ध्यान रखें इस क्रम में कुछ भी कल पर ना छोड़े। जितनी तैयारी इंटरव्यू की करनी है, कपड़े से लेकर के और डॉक्यूमेंट तक की, वो सारी तैयारी पहले हो जानी चाहिए। किसी इफ और बट की गुंजाइश नहीं रहने दें, क्योंकि अगर इफ और बट की गुंजाइश रहती है तो वो आपको परेशानी में डाल सकती है। वहां पर उठाया गया एक प्रश्न आपको असहज कर सकता है, और उस असहजता के कारण आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, वह यह कहना चाहूंगा, गीता में जाएं और महाभारत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो आपके लिए प्रासंगिक है। और प्रश्न मेरा यह है कि यह बतलाइए कि आखिर अर्जुन की जीत क्यों हुई और कर्ण की हार क्यों हुई? बहुत सारे इसके कारण हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते, अर्जुन की जीत के और कर्ण के हार के। लेकिन मैं यह प्रश्न एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में पूछ रहा, और वह स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है कि अर्जुन की जीत और कर्ण की हार में उनके सारथियों की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, और कृष्ण ने अर्जुन से वह करवा लिया, अर्जुन से वह करवा लिया जो शायद अर्जुन
में करने की क्षमता नहीं थी। लगातार उन्होंने अर्जुन को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम अर्जुन हो, और इस तुम अर्जुन हो के भाव ने कर्ण पर अर्जुन की विजय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो कर्ण की पराजय में उसके सारथी मद्र नरेश की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक रही, क्योंकि मद्र नरेश ने लगातार कर्ण को इस बात का एहसास दिलाने का प्रयास किया कि कहां तुम और कहां अर्जुन, कहां तुम और कहां अर्जुन। आप कहेंगे इस चीज की चर्चा मैं आपके साथ क्यों कर रहा? आप प्रश्न पूछ सकते इस चर्चा का औचित्य क्या है? तो इस चर्चा का औचित्य है हमारी और आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग्स में आप देखेंगे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। उस सराउंडिंग्स में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और उस सराउंडिंग्स में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हमारे आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं उस सराउंडिंग्स में जो ये चाहते, जो जिनका हम में भरोसा है, जिनका हम में भरोसा है और हम जिन पे भरोसा करते हैं। और ऐसे लोग भी हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं जिन पर हमारा भरोसा नहीं है या जिनको हम पर भरोसा नहीं। वो जब भी हमारे सामने बोलेंगे तो वो निगेटिव ही बोलेंगे, सकारात्मकता की उम्मीद उनके साथ उनसे मत करें। तो स्पेशली मेरा सजेशन होगा, मेरा आग्रह आप सबसे होगा, ऐसे लोगों से परहेज करें जो आप पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोगों से परहेज करें जो आप में, जिनका आप में विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों से परहेज करें जो आपसे मिलकर लगातार आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपके सामने नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे लोगों से अभी के समय में सख्त परहेज की जरूरत है, और ऐसे लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहें जो आप में भरोसा करते और जिनमें आप भरोसा करते, जो आपको समझते हैं और जिनको आप समझते हैं। उससे अधिक आपके लिए कोई उपयोगी नहीं हो सकता। भले उसका सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंध जुड़ता हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि इस पूरी की पूरी तैयारी के क्रम में अपने प्रति भरोसे को बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी की पूरी तैयारी के क्रम में आप खुद को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी की पूरी तैयारी के क्रम में अपने भीतर इस भरोसे को बनाए रखना जरूरी है कि हां हम जीत सकते हैं, हां हम जीतेंगे। अगेन अगर यहां से मैं मूव करूं तो अगर आप गौर करें तो मैंने चर्चा शुरू की थी, लेकिन प्रवाह में बीच में बातें छूट गई। दो तरह के लोग होते, तीन तरह के, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो बीच बीच वाली होती है। अगर मुझसे पूछें कि इंटरव्यू के लिए जो बेस्ट सूटेड पर्सनालिटी होती है वह बीच बीच वाली होती है, जो थोड़ी अंतर्मुखी भी हो, जिसमें थोड़ी बहिर्मुखता भी हो। इंटरव्यू के लिए बेस्ट सूटेड पर्सनालिटी, क्योंकि जो बहिर्मुखी होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट जो भी लोग होते हैं उनके साथ समस्या क्या होती? तो एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ समस्या यह होती है
कि उनका पॉजिटिव यह होता कि उनका फर्स्ट अपीयरेंस जो है बड़ा धांसू होता है, फर्स्ट अपीयरेंस उनका बहुत ही प्रभावी होता है। ये एक्सट्रोवर्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन उनका निगेटिव एस्पेक्ट क्या होता कि वो उससे ज्यादा दिखते हैं जितना वो होते हैं। और इसके कारण देखेंगे तो इनिशियल जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देंगे, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ समय गुजारेंगे ना, उनका रंग उतरता चला जाता है, उनका रंग फीका पड़ता चला जाता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप में से जो लोग भी एक्सट्रोवर्ट हैं, जो लोग भी बहिर्मुखी स्वभाव के हैं, उन्हें मैं आज्ञा के शब्दों में कहना चाहूंगा कि मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते, तुम में जो व्यापा है उसी को निवाहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते, तुम में जो व्यापा है उसी को निभाओ। वे इस बात को समझें कि वहां पर 5 लोग जो बैठे हुए हैं आपके सामने, जो आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं, जो आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके पास करीब करीब लेकर के चलें 250 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जीवन का अनुभव है। उन्होंने एवरेज 50-50 साल के भी अनुभव 5 लोगों की जरूरत है, 250 वर्षों का अनुभव है। उनकी नजरों से आप नहीं बच सकते। और वो जो 5 आदमी है, 5 के सोचने के तरीके अलग अलग हैं, 5 के व्यवहार करने के तरीके अलग अलग हैं, 5 को की ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अलग अलग है। एक से बच जाएंगे, दूसरे से बच जाएंगे, तीसरे से नहीं बचेंगे, तीसरे से भी बच गए तो चौथे से नहीं बच पाएंगे, चौथे से भी बच गए तो 5वें से बच नहीं पाएंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करें। और इसलिए जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, डोंट ब्लफ। क्योंकि जैसे ब्लफिंग टेंडेंसी पकड़ में आई तो उसके बाद हो सकता है वहीं पर आपको रगड़ दिया जाए, आप डिमोरलाइज होकर लौटे, या अगर नहीं भी रगड़ा जाएगा तो आपका काम वहीं पर हो चुका है। इसलिए उनको मैं कहूंगा कि प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के पहले थोड़ा सा समय लें, अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करें और संयत तरीके से अपने आंसर को वहां पर प्रेजेंट करें। तो ये तो बात हमने की एक्सट्रोवर्ट के कंटेक्स्ट में। अब मैं आता हूं जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, ऐसे व्यक्तित्व जो अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्या क्या होती कि वो आसानी से नहीं खुलते हैं, और चूंकि वे आसानी से नहीं खुलते हैं तो वे जो हैं वो आसानी से दिख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के बेस्ट को निकालने के लिए जो है उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है बोर्ड मेंबर को भी। और कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड मेंबर हमेशा आप में इन्वॉल्व होकर के आपके बेस्ट को निकालने के प्रति सजग ही हो और संवेदनशील ही हो। इसलिए जो इंट्रोवर्ट नेचर के हैं उनको मेरा मैसेज है कि थोड़ा सा खुल करके खोलना सीखें, थोड़ा सा खुल करके बोलना सीखें लगातार। और इसमें अहम रोल प्ले कर सकता है आपका प्रैक्टिस। मैं रेफर करना चाहूंगा, इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली थी और ग्रेग चैपल उस समय इंडियन टीम के कोच हुआ करते थे। तो ग्रेग चैपल ने इंडियन टीम के जो बैट्समैन थे उनको मैसेज दिया। मैसेज क्या दिया कि कुछ मत करो,
थोड़ा सा दौरे को पहले स्टार्ट किया जाए, ट्रिप को। आपको साउथ अफ्रीका की पिच पर 30,000 गेंदें खेलनी है। एक बैट्समैन 30,000 गेंदें उस पिच पर खेले। और भारत के अफ्रीकी दौरों के इतिहास, दक्षिण अफ्रीकी दौरों के इतिहास में वह दौरा अब तक में सबसे ज्यादा सफल माना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि 30,000 गेंदों के खेलने का मतलब है 2-3 फायदे इसके होंगे। गेंद की मूवमेंट और गेंद के उछाल को समझ में आने लगेगी बैट्समैन को। एक तो यह फायदा है। नहीं, दूसरा फायदा है कि जब गेंद की मूवमेंट और गेंद का उछाल समझ में आने लगेगा तो बैट्समैन 30,000 गेंदों को अगर फेस करता तो फेस करते 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 वह अपनी बैटिंग को उसके अनुरूप बदल पाने में समर्थ होगा। और तीसरा कि पिच कैसा बिहेव करेगी इसको लेकर के वह आश्वस्त हो सकता है, इसको लेकर वह आश्वस्त होगा। तो यह मैसेज वहीं के लिए उपयोगी नहीं है। यह मैसेज आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की इस तैयारी के लिए भी यह मैसेज उतना ही उपयोगी। बस इंटरप्रिटेशन इस मैसेज का बदल दे। और इंटरप्रिटेशन इस मैसेज का कैसे बदले? तो इंटरप्रिटेशन इस मैसेज का इस रूप में बदले कि अकेले में बैठे, एक तो मिरर प्रैक्टिस करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप से प्रश्न पूछें और जोर जोर से कमरे में अकेले में खड़े होकर के उस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करें। तो इससे क्या होगा? धीरे 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 जिनको भी बोलने में हेजिटेशन है वो हेजिटेशन दूर होता चला जाएगा। हेजिटेशन भी दूर होगा और आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी इंप्रूव करने में सहूलियत होगी। तो एक तो सीधा सीधा यह फायदा होगा। और आज के डेट में जाकर के देखें, आज के डेट में तो सबसे अच्छी चीज, हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन मौजूद है तो कैमरा, वीडियो कैमरा मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग की उसमें व्यवस्था है। कैमरा सामने में रखें, अपने आप से प्रश्न करें और अपने प्रश्नों को खुद रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। और बाद में तटस्थ होके, निरपेक्ष रहते हुए, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपने उस इंटरव्यू को, अपने ही वीडियो को खुद जज करें। यह सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे बेहतर तरीका है। और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो है वह अनिवार्य शर्त है। बिना रियलाइजेशन के, सेल्फ रियलाइजेशन के इंप्रूवमेंट संभव नहीं। दूसरा जो तरीका मैं बतलाता हूं, और यह मेरे बतलाने से नहीं होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर वाकई आप साक्षात्कार की तैयारी को लेकर के गंभीर हैं तो यह गंभीरता दिखनी भी चाहिए, यह गंभीरता प्रदर्शित भी होनी चाहिए। और यह गंभीरता कब दिखेगी, यह गंभीरता कब प्रदर्शित होगी? स्थिरता के जरिए। अगर आप गंभीर हैं तो दिमागी तौर पर स्थिर हो, और दिमागी तौर पर स्थिर तब आप होंगे जब आपको पता हो कि अभी से साक्षात्कार तक आपको कैसे करना है। डिफरेंट फेजेज में अपने को प्लान करें, डिफरेंट फेजेज में अपने को प्लान करें कि फर्स्ट फेजेज में हमें बायोडाटा के इस हिस्से को फोकस करना है, सेकेंड फेजेज में इस हिस्से को फोकस करना है, थर्ड फेजेज में हमें इस हिस्से को फोकस करना है। और प्लान करके आप आगे बढ़े। अगर प्लान करके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सामान्यतः क्या होता है, मैं अगर हॉबी पर बात कर रहा हूं तो आप इनबॉक्स में ऑप्शनल के बारे में प्रश्न पूछते। जब मैं ऑप्शनल पर बात करता हूं आप सर्विस प्रेफरेंस पर प्रश्न पूछते। जब मैं सर्विस प्रेफरेंस पर बात करना शुरू करता हूं तो आप होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट पर बात करना शुरू करते। जब होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट पर मैं बात करता हूं तो उस स्थिति में पता चला कि आप जो है एकेडमिक्स पर बात करना शुरू करते। ये कहीं ना कहीं एक साथ कई चीजों को दर्शाता है।
विजन के अभाव को दर्शाता है, अपने प्रति भरोसे के अभाव को दर्शाता है, आप जिनसे जुड़े हैं उनके प्रति भरोसे के अभाव को दर्शाता है। और ऐसी स्थिति में साक्षात्कार की जो है व्यवस्थित तरीके से तैयारी नहीं की जा सकती, और इसलिए साक्षात्कार की व्यवस्थित तरीके से तैयारी बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। और इसलिए लगातार मैं कहता, बैठें 15 से 20 मिनट का समय निकालें दिन भर में 2 बार 3 बार अकेले में, अपने आप से प्रश्न करें। उन प्रश्नों को 2 तरीके से अप्रोच करें। प्रश्न आपने किया, इन प्रश्नों का उत्तर, अगर यह प्रश्न पूछा जाता तो हम क्या जवाब देंगे, जवाब दें। और जो जवाब आपने दिया है, अब न्यूट्रल मोड में आते हुए आप खुद उस जवाब को रिव्यू करें, अपने आप से पूछें क्या यह जवाब संतोषजनक है। अगर नहीं तो आप अपने उस आंसर को रिकंस्ट्रक्ट करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। फिर आप पाएंगे कि बड़ी मेहनत के बाद एक प्रश्न के जवाब को रिकंस्ट्रक्ट करने में 10 मिनट का समय लगा, अब लगा कि नहीं, यह जवाब एप्रोप्रिएट है। जैसे आपको लगता है यह जवाब एप्रोप्रिएट है, अब आप अपने उस रिप्लाई को दूसरे एंगल से अप्रोच करें। और वह दूसरा एंगल क्या होगा अप्रोच करने का? तो वह दूसरा एंगल जो अप्रोच करने का होगा वह यह कि आप अपने आप से यह पूछें कि अगर मैं यह जवाब देता हूं तो इस पर काउंटर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते। क्योंकि यह चीज ध्यान रखें कि अब तक का अनुभव यह बतलाता है कि जब हम लोग भी मॉक लेने के लिए बैठते, बायोडाटा हमारे सामने होता, और जब बायोडाटा हमारे सामने होता ना, तो सच अगर पूछें तो मेरी अपनी आदत है पूरे के पूरे इंटरव्यू का स्क्रिप्ट में रखता हूं, बच्चे को देता हूं ताकि बच्चे को खुद को एनालाइज कर पाने में सहूलियत हो। तो हमने निर्धारित किया इतने टॉपिक पर इस बच्चे से बात करनी है। बड़ी मुश्किल से 1 या अधिक से अधिक 2 टॉपिक पर बात कर पाता हूं, शेष चीजें लिखी रह जाती। क्यों? क्योंकि पहला प्रश्न पूछना मेरे बस में रहता, अगला प्रश्न क्या पूछूंगा यह मुझ पर निर्भर नहीं करता, यह आप पर निर्भर करता है। आपने क्या रिप्लाई किया है इस पर यह निर्भर करेगा कि हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। और इसलिए इंटरव्यू को दिशा प्रदान करने में आपका रिप्लाई बहुत मायने रखता है। आप अपने उत्तर को वहां पर ले जाकर छोड़ें, आप अपने उत्तर में उन सूत्रों को डालें, उन सूत्रों को छोड़ें जहां से प्रश्न की संभावना बन सकती, जहां से इंटरव्यूअर जो है वह कहीं ना कहीं टेम्प्टेड होगा आपसे प्रश्न पूछने के लिए। और चूंकि वहां पर आप पहले से तैयार हैं और वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे उन प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने में आप सहज होंगे। वैसे प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करते हुए जब आप सहज होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ऐसी स्थिति में आपका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता चला जाएगा। और इसलिए ये जिस पर्सनल सेशन की बात में कर रहा, अकेले में बैठ करके अपने आप के साथ संवाद स्थापित करने की जो बात में कर रहा, सेल्फ को लगातार इवैल्यूएट करने की जो बात कर रहा, यह इवैल्यूएशन जो है वो अहम और निर्णायक भूमिका निभाता हुआ आता। अगेन अगर आप देखें, यहां से अगर आगे बढ़ूं तो अगला जो प्रश्न उभर कर आता, हाउ टू मैनेज आवर प्रेशर। कैसे दबाव का प्रबंधन हो। अब जैसे होगा, अभी तो दबाव नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब 1 आध 2 मॉक देंगे
मॉक में जब फीडबैक मिलेगा, जब आपका परफॉर्मेंस सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं वो दबाव क्रिएट करेगा। और जब दबाव आप पर निर्मित होगा तो कई बार मन में भाव आते, ओह इससे बढ़िया था कि नहीं ये होता। एक बार दुख होता, लेकिन कम से कम इस मेंटल ट्रॉमा से, इस इमोशनल ट्रॉमा से बचा तो जा सकता था। कई बार ये भाव आते हैं, और ये भाव बहुत सहज स्वाभाविक हैं। इसमें असहज जैसा कुछ नहीं है, इसमें अस्वाभाविक जैसा कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। हर आदमी का अपना प्रेशर मैनेजमेंट टेक्निक होता है, क्योंकि दबाव अगर होगा तो दबाव में बिखरने की आशंका भी होगी। जैसे अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि कब से यह आदत शुरू हुई मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरी अपनी आदत थी, जब एग्जामिनेशन हॉल जाता हूं तो लास्ट मोमेंट पर एक बार चेहरे पर पानी मैं जरूर मारता हूं। या अभी भी आदत है, क्लास लेने अगर मैं जाता हूं तो एक बार चेहरे पर ठंडा पानी जरूर मारता हूं, और ठंडा पानी मारने के बाद सीधे मैं क्लास में इंटर करता हूं। क्योंकि मेरे लिए जो है वो दबाव को रिलीज करने का एक जरिया है। किसी के लिए हो सकता है कोई दूसरा मैकेनिज्म हो, किसी के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म यह हो सकता है कि लोग कहते हैं कि जब भी दबाव बनता है तो लंबी लंबी सांसें 10 बार लो। तो लंबी लंबी जब सांसें लोगे तो इससे नर्व पर कंट्रोल कर पाना जो है वो आपके लिए क्या होगा, अपेक्षाकृत आसान होगा। किसी के लिए यह फॉर्मूला भी काम नहीं करता, उसके लिए कुछ फॉर्मूला अलग होता है। तो कई बार कहा जाता है कि जब आप मुश्किल दौर में हो, जब दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अकेले में बैठें और ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के दौरान अपने जीवन के उन बातों को अपने जेहन में लाएं जो आपकी स्वीटेस्ट मेमोरीज है, जिन बातों का संबंध आपकी स्वीटेस्ट मेमोरीज से जाकर जुड़ता है। कहीं ना कहीं यह आपको अपने प्रति भरोसा बनाए रखने में आपकी मदद करता है। कई लोग होते हैं जो चुप रह करके दबाव का प्रबंधन करते हैं, और कई लोग जो हैं बात करते हुए दबाव का प्रबंधन करते हैं। कौन सा तरीका आपको सूट करता, यह आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन जो तरीका आपको सूट करता है उस तरीके को अपनाएं, उस तरीके को डेवलप करने की कोशिश करें। और इस क्रम में मैं जो कहना चाहूंगा, 2 बातें और। वह यह, जब मैं अक्सर जब यूपीएससी के फॉर्म भरता था, तो यूपीएससी के फॉर्म में हॉबी के रूप में जो भरना होता था, तो रिलेशनशिप एनालिसिस में अपनी हॉबी डालता था। तो मुझसे पूछा गया, एक मॉक में साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने पूछा कि सर्वे से इसका क्या मतलब है। तब मैंने बतलाया कि मैम इसका मतलब यह है कि ह्यूमन रिलेशन को समझने और ह्यूमन रिलेशन की जटिलताओं को सुलझाने में, उसको विश्लेषित करने में मेरी विशेष रुचि है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसे डेवलप हुआ। तो हमने कहा 2 तरीके से। एक कि मैं सोशल नेचर का आदमी हूं, और दूसरा कि मेरा मूल रुझान साहित्य की ओर है। तो कहीं ना कहीं साहित्य के संपर्क में व्यक्ति के व्यवहार से लेकर के परिवार, और व्यक्ति के मनोविज्ञान से लेकर परिवार, और परिवार से लेकर समाज के मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक समझ विकसित होती चली गई। उसकी सैद्धांतिक समझ मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन उसकी व्यावहारिक समझ विकसित होती चली गई।
और जब उसकी व्यावहारिक समझ विकसित होती चली गई तो मैं इन्वॉल्व होता चला गया, तो अल्टीमेटली धीरे 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 ऐसे केसेज आने लगे जिस केसेज को सुलझाता चला गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बतलाइए कोई दो चीज जो आपको लगता है कि ये आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। तो मैंने दो बातें कही थी। पहली बात मैंने कही कि मैडम, संबंध जो हो समझौते पर आधारित ना हो, संबंध समझ पर आधारित होने चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि संबंधों की लॉन्गिटिविटी के लिए, संबंधों की दीर्घ जीविता के लिए एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखेंगे, एक्सपेक्टेशन जब अधिक होंगे ना तो संबंधों को बचाए रखना भी मुश्किल होगा, और एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा होंगे तो दबाव के सृजित होने की संभावना भी बढ़ेगी और दबाव का प्रबंधन भी मुश्किल होगा। और इसलिए मैं आप सबको यह सजेस्ट करूंगा, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब यह परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाए, यह मानकर चलें जो होगा अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। और दूसरा क्योंकि अमित जी, भारत का आज सबसे बड़ा संकट क्या है? भारत का आज सबसे बड़ा संकट है अमिताभ बच्चन जी का कोरोना से संक्रमित होना। जैसे लगता है कि पूरा का पूरा जो है, पूरे के पूरे भारत में अकेले वो कोरोना से संक्रमित है। लेकिन अमित जी एक बात, हरिवंश राय बच्चन जो उनके पिता हैं, उनको कोट करते हुए एक बात कहते थे जो बात मेरे दिल को छूती है। और अपने पिता का सम्मान करने के लिए एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा अमित जी का मैं बहुत सम्मान करता। तो अमित जी ने कहा कि बाबूजी कहा करते थे, जब मन का हो तो अच्छा, और जब मन का नहीं हो तो बहुत बहुत अच्छा। जब मन का हो तो अच्छा, और जब मन का नहीं हो तो बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि अगर आपके मन की चीजें हो रही हैं तो मन की चीजें होने का मतलब यह है कि ईश्वर की आप पर कृपा है। जब तक ईश्वर की आप पर कृपा नहीं होगी तब तक मन की चीजें नहीं होंगी। और जब आपके मन की चीजें नहीं हो रही हो तब समझिए ईश्वर की आप पर असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन की चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है उनके मन की चीजें हो रही। और हम में और उनमें, आप में और उनमें एक फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप या हम, केवल हमारी नजर वर्तमान पर होती और वर्तमान से जो लगा हुआ भविष्य होता उस पर होता, और उनकी नजर अतीत पर भी होती है, वर्तमान पर भी होती है और सुदूर भविष्य पर भी होती। और वह कहीं ना कहीं अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में तालमेल बिठाता हुआ चलता है और उसी के अनुरूप हमारी जीवन की घटनाओं को संचालित करता हुआ आता। और इसलिए मैंने कहा कि आपके भीतर यह भरोसा होना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, और जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, चाहे हो या नहीं हो, उन परिस्थितियों से निपटने में हम सक्षम हैं। उन परिस्थितियों से निपटने में हम हर स्थिति में सक्षम हैं। इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। और अगर इस बात को आप समझ रहे हैं, एक और चीज आपको समझने की जरूरत है। श्री श्री रविशंकर का अगर आपने नाम सुना होगा तो श्री श्री रविशंकर जो है, उनका एक स्लोगन है, मैं बहुत पसंद नहीं करता आर्ट ऑफ लिविंग को, लेकिन उसका एक स्लोगन मुझे पसंद है। और वह स्लोगन है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग।
मतलब अगर लगातार ये बातें, जब नकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो बार बार आता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, माँ बाबूजी कैसा महसूस करें। छोड़ दीजिए सबकी चिंता। एक सत्य आपकी समझ में आना चाहिए। अगर आप इस सत्य को समझते हैं तब आप हर अपेक्षा से मुक्त होंगे। वह यह कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दुनिया में कोई एक व्यक्ति उस सिलेक्शन से मोस्ट बेनिफिटेड होगा तो वो आप होंगे। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो नहीं होने से अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे अधिक सफर करना होगा तो वो भी आप ही हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि अगर नहीं होता है तो मां क्या सोचेंगी, पिताजी क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, परिवार के लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे। इसलिए मैंने कहा आवश्यकता है एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करने की। एक्सपेक्टेशन को जो मिनिमाइज करना है, एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करना कहीं ना कहीं जो है वह रिस्पॉन्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेचुरलिटी को बनाए रखने की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कई बार एंट्री को लेकर के कंफ्यूजन होता, और एंट्री को लेकर के जो कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन ये होता कि अगर हम इंटर करेंगे तो उनको कैसे ग्रीट करेंगे, हाथ जोड़ें, हाथ नहीं जोड़ें। इस बात को समझें। हिंदी में ग्रीट करें, अंग्रेजी में ग्रीट करें, नहीं, सबको अलग अलग ग्रीट करें, एक साथ ग्रीट करें। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरे लिए नेचुरलिटी को बनाए रखना प्राथमिक है और सारी चीजें गौण है। अगर आप नमस्ते कहना चाहते, अगर आप नमस्ते कहना चाहते तो नमस्ते कहें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना चाहते आप वही कहें, जिसमें आप सहज हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहां पर कोई बैरियर नहीं है। हाँ, नमस्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं नमस्ते सर, तो ये जो नमस्ते का है ये नहीं समझ में आता ये हमारे यहां कोरम कब से आया। ना हम इंडियन रह गए और ना हम जापानी रह गए, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। और मुझे लगता है ये देख लें, अपनी अपनी बात है। फिर मैं कह रहा आप जिसमें सहज हो वही करें, और सहज होने का ये मतलब नहीं कि अनौपचारिक हो जाए, दैट्स रॉन्ग। मेरी अपनी समझ जो कहती है कि जब हाथ जोड़ करके नमस्ते हम कहते हैं ना तो एक सबमिसिव सेंस उभर करके सामने आता है। तो अगर कोई सहज नहीं हो उसमें तो आराम से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून इसको शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह कि हमेशा ध्यान रखें, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको आपने ग्रीट कर लिया, सबको ग्रीट कर लिया, सबको अलग अलग ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर महिला मेंबर कोई हैं तो पहले महिला मेंबर को ग्रीट करें और फिर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ग्रीट करें। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर अपीयरेंस आपका थोड़ा सा भी उठपटांग है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके अपीयरेंस पर प्रश्न पूछे जाएं। बायोडाटा को इसलिए मैं टच नहीं कर रहा क्योंकि स्पेशली बायोडाटा एनालिसिस 7:30 से हमने शेड्यूल कर रखा है। अगर आप में से कोई रिंग पहन रहे हैं
तो वहां से उठा करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। अगर आप में से कोई लंबी चोटियां रखते हैं, वहां से प्रश्न मतलब पूछे जा सकते। अगर आप में से कोई स्पेक्ट्स लगाते हैं तो वहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते, फिर आपको दर्पण और लेंस पर वो जा सकते। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। नहीं, अगेन अगर मैं कहूं बायोडाटा में मैं हॉबी इंटरेस्ट पर डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण डायमेंशन सर्विस प्रेफरेंस पर भी मैं अलग से, सर्विस प्रेफरेंस पर हमारे क्लासेज कल होंगे। तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको देने की कोशिश की, और आइडिया देते हुए मेरा लास्ट मैसेज जो आपके लिए होगा वह यह होगा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नो बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, क्योंकि वो अप्रिय सत्य आपको परेशानी में डाल सकती है। झूठ बोलते हुए उन पारखी नजरों से बच निकलना ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास लंबा जीवनानुभव है। नहीं, और चूंकि वो पब्लिक लाइफ में उनमें से अधिकांश हैं, चूंकि वो पब्लिक लाइफ में है, इसलिए अगर आप देखें तो वे ऑब्जर्व करने की उनकी कैपेसिटी, आपके चेहरे को पढ़ने की उनकी क्षमता काफी विकसित होगी। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट आप सबको। अभी इंट्रोडक्टरी सेशन की चर्चा मैं यहां पर रुकूंगा। अगर कोई क्वेरी आपकी होगी तो जस्ट मैं क्वेरी को रिस्पॉन्ड